गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 18 नवंबर 2012 का पेपर, जो कि सीटेट पेपर 2 का होगा। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस पेपर में, उसे हम एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो किसके सही अनुपात में होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, पिछले पाठों से प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। तो विद्यार्थियों से जो प्रतिक्रिया है, यानी जो उनसे जो भी सवाल पूछा गया है, उसका जो है जवाब मिलने का समय क्या होना चाहिए, आपको जो है कितना प्रतीक्षा करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है आपका पिछले पाठों से प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, यानी कि पिछले पाठों में जो है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इतना विद्यार्थी द्वारा जो लिया गया समय था, उतने ही समय में जो है अभी भी इस प्रश्न का उसे उत्तर देना चाहिए। क्या ये जो है एग्जैक्ट हो सकता है, सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, ये भी आपका नहीं होगा। पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए जितना समय दिया गया है, क्या उतना समय देना आवश्यक है? ये भी नहीं होगा। प्रश्न की कठिनाई स्तर, बिल्कुल सही। जो प्रश्न है कितना कठिन है, उसका स्तर लेवल के अनुसार से जो है प्रतीक्षा समय का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय जो है प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। तो देखिए ये जो है बस जो है आपको दिया गया है, एक शिक्षक जो है प्रश्न पूछ रहे हैं एक बच्चों से। ठीक है, कि आप जो है मान लीजिए एक शिक्षा बोर्ड के जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है आने वाले जो विद्यालय हैं उनकी शिक्षा की जो है गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न जो है किसका उदाहरण है? तो आपके ऑप्शंस हैं, निम्न स्तरीय अभिसारिका, निम्न स्तरीय अपसारिका, उच्च स्तरीय अभिसारिका, उच्च स्तरीय अपसारिका। तो देखिए इसमें जो है कोई एक हल नहीं होगा इस टाइप के प्रश्न का। ठीक है, इसका जो है अनेक समाधान हो सकते हैं, विभिन्न योजनाएं बनाए जा सकते हैं विद्यालय की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा उच्च स्तरीय अपसारी। ठीक है, उच्च स्तरीय अपसारी का जो है यह एक उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें जो है अनेक हल बच्चा जो है बताएंगे, अनेक योजनाएं बताएंगे कि हम जो है जो बेसिक स्कूल में जो सुविधाएं हैं सबसे पहले तो उन्हें सुधार करेंगे, फिर उसके पश्चात जो है स्पोर्ट्स के लिए जो है विद्यालयों में विभिन्न खेल योजना, कंपटीशन वगैरह कराएंगे, और विभिन्न सामग्री की जो भी आवश्यकता होगी उन्हें कराएंगे। विभिन्न प्रतियोगिता कराएंगे, डिबेट कंपटीशन हो गया या जो है स्पीच हो गया, ये सभी जो है करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बच्चे अपना आंसर देंगे तो अनेक इसके समाधान है, इसलिए अपसारी हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च स्तरीय अपसारी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने डैश का आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो सीखने का जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, का अंतर, का भिन्नता के लिए, संबंधों के लिए अंतर। तो एक में आपको एक ऑप्शन रखना है, दूसरे में एक ऑप्शन रखना है, तो एक ही कोई ऑप्शन सही है इसमें। तो देखिए कौन सा होगा। तो देखिए सीखने के लिए आकलन जो है संबंध, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। तो जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है, जो इंटरनली मोटिवेटेड विद्यार्थी हैं, उनमें क्या देखी जाती है? ऑप्शन से, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में कम अभिप्रेरणा स्तर कम होता है? नहीं, बल्कि उससे जो है बाह्य रूप से अभिप्रेरित जो विद्यार्थी होते हैं उनसे जो है उसका मोटिवेशन अधिक होता है, क्योंकि वो खुद जो है मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेटेड है, और उसको कोई बाह्य मोटिवेशन की भी आवश्यकता नहीं है। और बाह्य मोटिवेशन जो होती है वो क्षण भर के लिए होती है। जैसे हम लोग भी कुछ सुनते हैं, लोग बहुत सारे शिक्षक का हो गया या शायरी वगैरह हो गया, इससे कुछ मोटिवेशंस मिलते हैं, लेकिन वो जो है कुछ पल के लिए होते हैं, कुछ के समय के पश्चात जो है उसे हम लोग जो है तुरंत उसे जो है फॉलो करना छोड़ देते हैं। ठीक है,
लेकिन जो बच्चे जो है इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, आंतरिक रूप से जो है मोटिवेटेड होते हैं, वे क्या करते हैं कि अपने कार्य पर पूरा ध्यान लगाते हैं और उन्हें जो है कोई भी दूसरे टीचर्स का या किसी भी अन्य मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अभिव्यक्ति के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्या औपचारिक शिक्षा की उसको आवश्यकता नहीं होती है? ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेटेड हो गया तो बिना शिक्षा के ही जो है वो आगे बढ़ जाएगा, उसके लिए जो है औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो ये नहीं होगा। के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या उसको जो है पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं होती है? ये भी आपका नहीं होगा। बल्कि यदि उसे जो है उसे पुरस्कार मिलता है तो और जो है उसका मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 ही इसमें करेक्ट होगा। जो आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे हैं उनके लिए जो है बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जो है पुरस्कार मिले नहीं मिले और उसे जो है सिर्फ पुरस्कार पाना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका जो लक्ष्य है वो उसका जो है पूरा करना है और उसके पूरा करने के पश्चात ही जो है उसको सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो यहाँ देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो है की योजना में व्यापक शब्द जो है किसके अलावा, तो आपके ऑप्शन है जेपी गिलफ्रेड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। ये हो जाएगा आपका जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा जो है सभी जो है ये समर्थित किया जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्या करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो देखिए इसका जो है मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दूंगी। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, ठीक है, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ठीक है, यानी कि जो कक्षा कक्ष है इसमें जो है जेंडर की जो अवधारणा है इसे जो है किस प्रकार से लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि जेंडर क्या है। जेंडर जो है ये जो है एक सामाजिक संरचना है जो निर्धारित करता है कि जो व्यक्ति का जो है समाज में क्या उसका भूमिका होगा, क्या उसका व्यवहार होगा। जैसे कि लड़कियां के प्रति है कि लड़कियां जो है घर के काम करेंगी, लड़के जो है बाहर के काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं और जो व्यवहार है ये सब निर्धारित करता है। ठीक है, जेंडर निर्धारित करता है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें सही है। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो उपलब्धि जो है अभिप्रेरणा है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। तो देखिए उपलब्धि जो है इससे क्या अभिप्रेरणा मिलता है, सफलता व असफलता को जो है समान रूप से स्वीकारने की तत्परता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एकदम गलत है। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 आपका सही है। जो उपलब्धि जो है ये अभिप्रेरणा इससे मिलती है कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति मिलती है इससे। ठीक है, उपलब्धि हमें मिलती है किसी भी चीज में, जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में जो है डटे रहने की प्रवृत्ति हम लोग में डेवलप होता है, विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरण का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विज्ञान के प्रयोगों में जो है सामान्यतः लड़के उपकरण का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो लेबोरेटरी में जो है विभिन्न जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है बच्चों को साइंस लेबोरेटरी में, वहाँ पे क्या हो रहा है कि लड़के जो है अपने उपकरण जो है वो अपने हाथ में ले रहे हैं और लड़कियों से जो है जो बर्तनें होती हैं शीशे की वगैरह उनसे जो है वो धोने के लिए जो है वो कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है
4 ऑप्शन सबको दिख रहे हैं। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। तो क्या ये जो है बिल्कुल सही है। ये जो है दर्शा रहा है कि जो रूढ़िबद्ध भूमिकाएं जो है विद्यालय में भी जो है दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। जो कि साइंस लैबोरेटरी है जहाँ पर जो है शिक्षा प्रदान की जाती है और वहाँ पर जो है लड़के लड़कियाँ जो है समान है। और वहाँ पर भी जो है ये भेदभाव देखने को मिल रही है कि लड़कियां जो है बर्तन धो रही है, जो लैबोरेटरी के जो भी यूज किए हुए एक्सपेरिमेंटल बर्तन है और जो उपकरण है वो जो है लड़का संभाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी भेदभाव देखने को मिल रही है, रूढ़िबद्धता देखने को मिल रही है। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट दिख रहा है। लड़के उपकरण को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। क्या ऐसा जो है उन्हें प्राकृतिक रूप से सक्षमता होती है कि वे जो है ये सब कार्य अधिक अच्छे से कर सके? ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों सेम ही होते हैं, लड़के और लड़की, ठीक है। तो दोनों में जो है ये क्षमता होती है कि वो सब कार्य वो कर सके। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका 1 ही इसमें करेक्ट है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है, यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। तो किसका एक सशक्त साधन है? आपके ऑप्शंस हैं रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए। तो देखिए सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि होता क्या है पहले ये जान लीजिए। समूह परियोजना गतिविधि पे जो है सभी बच्चों को जो है ग्रुप वाइज बांटा जाता है, जिसमें कोई परियोजना दे दिया जाता है करने के लिए। कोई चार्ट पेपर तैयार करना हो गया या कोई भी जो है आर्टिकल लिखना है या कुछ भी करना है, विभिन्न तरह के इस तरह के गतिविधियों में जो है बच्चों को शामिल किया जाता है और एक साथ जो है उन्हें जो है बिना सभी प्रकार के सभी बच्चों को, जिसमें समावेशी शिक्षा जिसे हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें जो है अपांग दिव्यांग बच्चे सभी बच्चे शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को छांट कर और जो है काम किया जाता है, ठीक है। और लड़के लड़कियां सब लोग एक साथ जो है काम करते हैं और ग्रुप उनके बांट दिया जाता है, ग्रुप वाइज जो है वो वर्क करते हैं और उसके पश्चात देखा जाता है कि इनका जो है सबसे बेहतर है, ठीक है। तो समूह परियोजना गतिविधि ये होता है और डैश का एक सशक्त साधन है। किसका एक सशक्त साधन है ये पूछा गया है। तो रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर, क्या शिक्षण से तनाव होती है? ये तो बिल्कुल भी गलत है। अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करता है? नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है सभी प्रकार के बच्चे जो हैं, विभिन्न जो भाषा बोलने वाले बच्चे, विभिन्न संस्कृति को फॉलो करने वाले और विभिन्न जाति के सभी बच्चे जो है एक साथ, लड़के लड़कियां दिव्यांग बच्चे सभी एक साथ जो है ग्रुप वाइज बटे हुए हैं और सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है सामाजिक भागीदारिता को जो है सुगम बनाता है। शिक्षक को भार को हल्का करने में मदद करता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन 9 का। नेक्स्ट देखते हैं रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो है किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो देखिए ये आपका हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का जो है यह एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो पाठ योजना में कौन सा शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, ठीक है। तो देखिए पाठ योजना में जो है पाठ योजना में यानी कि लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान में क्या क्या शामिल होते हैं? शिक्षार्थियों का ज्ञान शामिल होता है, बिल्कुल सही है। उद्देश्य क्या है? क्या जो है आप पढ़ाना चाहते हैं, जिस पाठ को आप पढ़ाना चाह रहे हैं या जिस क्लास को आप लेने वाले हैं उसका जो है उद्देश्य आपका स्पष्ट होता है कि क्या क्या जो है इस चैप्टर को पढ़ाने के पश्चात बच्चे जो है सीख पाएंगे, ठीक है। उद्देश्य स्पष्ट होते हैं इसका, तो ये सही है। शिक्षण का ज्ञान और जो चैप्टर पढ़ाने के पश्चात जो है बच्चों में जो है क्या क्या वो सीख लेंगे, क्या क्या उनको नॉलेज हो जाएगी, क्या क्या ज्ञान हो जाएगी। लेकिन योजना की दृढ़ता जो है इसमें शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 योजना की दृढ़ता। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RT
राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में लाया गया था। और ये जो है इसमें अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार बोला गया है लेकिन केंद्र सरकार नहीं बल्कि ये जो है जो भी राज्य की है वही सरकार करेगी, ठीक है, केंद्र सरकार नहीं होगा। तो ये सही है कि सरकार जो है दाखिले करेगी, उपस्थिति करेगी, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पे नहीं होगा, केंद्र गलत दिया गया है। उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड आपका सही है, क्योंकि जो सरकार, जिस भी राज्य का सरकार है वही सरकार जो है इन चीज़ों को देखेगी, अपने राज्य में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देगी और शिक्षा जो है अनिवार्य करेगी, क्योंकि अनिवार्य शब्द का जो है इसमें अर्थ हो जाएगा जो सरकार है जिस राज्य का वो जो है दाखिले देखेंगे, उपस्थितियाँ देखेंगी, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को जो है सुनिश्चित करेंगे, यानी कि जो भी आवश्यकता है प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनकी आवश्यकताओं को जो है ये पूर्ण करेंगी। तो ऑप्शन सेकेंड आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता का स्वनियमन, ठीक है, का क्या अर्थ है। तो अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ होता है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम नहीं, ये नहीं है। स्वनियमन का जो अर्थ होता है तो उसने जो है, जो बच्चा है उसने क्या सीखा, वो खुद से जो है इस चीज़ को जो है जैसे हम लोग कुछ आज आप लोग इस क्लास को ले रहे हैं तो इस क्लास के पश्चात जो है आपने क्या सीखा आप रिमेम्बर करने के प्रयास करेंगे। मैंने जो है इस क्लास लेने के पश्चात क्या क्या सीख लिया, किन किन टॉपिक को जो है मेरे दिमाग में क्लियर हो गया है, ये सभी बातें जो है आप ध्यान रखेंगे और स्वयं जो है इस चीज़ को याद करने का प्रयास करेंगे और रिमेम्बर करने के प्रयास करेंगे। ये होता है स्वनियमन, ठीक है, नियम बनाना ये सभी होता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, नियम का निर्माण करना ये भी नहीं होगा। स्व अनुशासन और नियंत्रण ये भी नहीं है। अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, बिल्कुल सही। जो आप सीखते हैं उसे जो है आप देखते हैं कि मैंने आज क्या सीखा, कितना सीखा और जो भी मैंने सीखा उसे जो है मैं याद कर पा रहा हूँ, ये सभी जो है होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। मैडम चाय खाती है, तो ये देखिए मैडम चाय खाती है, चाय खाया जाता है या पिया जाता है, तो चाय तो पिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। वाक्य जो है तो ये देखिए इसमें क्या क्या है, तो ऑप्शंस में अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है क्या, ये जो है अर्थ विज्ञान इसका सही है और वाक्य विन्यास भी सही है, नहीं गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, दोनों तो गलत नहीं है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, ठीक है, और लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, ठीक है। तो अर्थ जो है देखा जाए, वाक्य विन्यास जो है मैडम चाय खाती है, ठीक है, मैडम चाय खाता है नहीं है, खाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य विन्यास की दृष्टि से ये सही है, लेकिन इसका अर्थ देखा जाए तो चाय जो है खाया नहीं जाता है, चाय बल्कि पिया जाता है। तो अर्थ विज्ञान से की दृष्टि से जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखने के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। तो स्कैफोल्डिंग जो है लेव वाइगोत्स्की ने जो है इसके बारे में बताया था, स्कैफोल्डिंग पार्ट ये सभी के बारे में। और ये जो है क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, ये जो है जो उससे नीचे स्तर के बच्चे हैं, यानी जो बच्चे जिन बच्चों को उसके जितना ज्ञान नहीं है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि इसको जो है अधिक ज्ञान है इस पर्सन को, और ये अपने जो है जो बच्चे जो है सीखने के लिए जो है अभी प्रयास कर रहे हैं उन्हें सिखाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए स्कैफोल्डिंग की यदि बात हो रही है तो स्कैफोल्डिंग के अर्थ हुआ कि आप जो है इशारा द्वारा, संकेत द्वारा जो है बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। उसे जो है किसी चीज़ को जो है उससे नहीं आ रहा है तो शिक्षक के रूप में जो है आप उसे इशारा करेंगे, संकेत देंगे ताकि वे जो है सीख सके, और उसका जो है हेल्प करना ही स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का सीधा जो है सिंपल मतलब आपका हो जाएगा हेल्प करना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, वयस्कों द्वारा किया गया अस्थायी सहयोग है ये। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, गलती का पता लगाना ये नहीं होगा। अनुरूपित शिक्षण
ये भी नहीं होगा। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति करना है, नहीं। स्कैफोल्डिंग जो है ये सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी कि उसे जो है संकेत द्वारा और जो है उन्हें इशारों से जो है उसे सिखाने का प्रयास किया जाता है। और जो मैंने जैसे कि आपको कहा MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, MKO। और ये जो है यहाँ पे कौन है, वयस्क जो व्यक्ति है वो क्या है यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर है, यानी कि उसका जो है उन्हें ज्ञान है और वो जो है जो बच्चे हैं उन्हें सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीखने के वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग। प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि एक महिला ने जो है भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। तो देखिए ऐसी कौन सी स्थिति आएगी कि लोग जो है ऐसा करेंगे, यानी कि जो महिला है किस कारण से ऐसा की होगी कि उसे जो है भूख असहनीय होगा, यानी कि उसका जो इतनी आवश्यकता थी खाना की, भोजन की, कि उसे जो है अपने बच्चे को बेचना पड़ा। ठीक है, तो ये आवश्यकताओं को दर्शा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत, पूर्णबलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो यहाँ पे देखिए बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी, तो यदि जो है कोई बच्चा जो है तेज है क्लास में, ठीक है, कोई बच्चा जो है एवरेज है, कोई जो है एकदम कमजोर होता है क्लास में, जो है सभी स्तर के बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उनकी बुद्धि के स्तर के अनुसार जो है उनकी IQ लेवल के अनुसार से जो है उन्हें जो है ग्रुपिंग कर दिया जाता है। ठीक है, समूह में वर्गीकृत किया जाता है। तो उनकी इससे उनका क्या होगा, स्वगरिमा को क्या होगा, तो स्वगरिमा जो है उनका घटाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को जो है ये प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। बुद्धि लब्धांक के आधार पर जो है यदि विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जाए तो उनकी स्वगरिमा को जो है ये घटाएगा, वे जो है और जो है डिमोटिवेटेड होंगे और उन्हें जो है पढ़ने के प्रति रुचि उनका घटेगी। ठीक है, तो और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो लैब विद्यालय कौन से हैं, आपके ऑप्शन है पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो लैब विद्यालय जो है ये प्रगतिशील विद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार से जो है बच्चे जो हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कहा गया है। ठीक है, बच्चे ने प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्राथमिक स्तर के बच्चे क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से यहाँ पे है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पे जो है देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। यदि बच्चे को जो है कहा जाएगा कि आप जो है इस काम को करो, तब यदि वो डर के मारे जो है आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो कार्य कहा गया है वो कार्य नहीं किया, तो उन्हें जो है दंड दिया जाएगा। उस डर से जो है, यानी कि दंड के डर से जो है बच्चे क्या करेंगे, आज्ञा का पालन करते हैं। तो बिल्कुल सही है, छोटे बच्चों में ये देखी जाती है। व्यक्तिकता और विनिमय ये भी देखी जाती है। ठीक है, तो A और B ही आपका सही है। सामाजिक अनुबंध उनमें जो है अभी छोटे होते हैं, तो ये अभी उनमें डेवलप नहीं हुआ रहता है। और अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 B और A। नेक्स्ट है हम लोग का, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया गया है, उसी के अनुरूप हम लोग सही आंसर को चुनेंगे। देखिए दादा, उसका दादा आया है कहा है। ठीक है, बच्चे ने तो दादा आया है की जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए, कि दादी जी आए हैं कहना चाहिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका।
तो देखिए दादाजी की जगह पर दादी जी नहीं हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तो देखिए एक बच्चा जो है, विद्यार्थी ने देखा कि किसी बच्चे का दादाजी आए हुए हैं, तो उसने कह दिया कि आप उसका दादा आया है, ठीक है। तो ऐसे में जो है आप उसको भाषा सुधारने के लिए थोड़े कह सकते हैं, मतलब जो बच्चे हैं तो वो तो उनका भाषा वही होता है, अभी सीख रहे होते हैं, शुरुआती दौर पर होते हैं सीखने का, भाषा उनका पूरा तरह से डेवलप नहीं हो रहता है, व्याकरण पूरा तरह से सही करके नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो डेली जो है बोल रहे होते हैं जिस भाषा में, उसी भाषा में बोलेंगे। तो इसके लिए जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि अपनी भाषा को ऊपर सुधार कीजिए। यहाँ पे देखिए अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अच्छा टीचर के रूप में आपकी प्रतिक्रिया यही होना चाहिए कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है। ये अब बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो, इस पर ध्यान ना देकर बल्कि जो दादाजी आए हैं उन पर जो है आपको ध्यान देते हुए कहना है अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 21 डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। तो घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की जो है क्या विशेषता है, वृत्तांत रिकॉर्ड का या घटना रिकॉर्ड का, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। तो ये जो है विस्तार से जो है, क्या ये जो है पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन देता है, या जो है वृत्तांत रिकॉर्ड है। यहाँ पे देखिए ये पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, तो बिल्कुल सही है ये जो है, क्योंकि घटना वृत्तांत रिकॉर्ड जो है इसमें जो है पूरा विस्तार से जो है तथ्यात्मक प्रतिवेदन ये जो है देता है, तो ये सही होगा यहाँ पे। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। तो देखिए फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता कहा गया है, तो ये गलत है। यह घटनाओं का सही वर्णन है, ये भी सही है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे देखिए तीनों यहाँ पे सही दिया गया है, लेकिन एक चीज है कि ये जो है नहीं करता कहा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, डैश के अलावा कहा गया है, ठीक है। आपको 3 पॉजिटिव ऑप्शन दिखे, एक नेगेटिव ऑप्शन है, और डैश के अलावा, तो इसके अलावा यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, यह जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, बल्कि ये जो है ओवरऑल जो है रिकॉर्ड प्रदान करता है, जो घटना वृत्तांत होता है रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से बाहर। क्वेश्चन 22 है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो मिश्रित आयु वर्ग की कक्षा होते हैं, यानी कि विभिन्न आयु वर्ग वाले, कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई ज्यादा उम्र का बच्चा होता है, ठीक है। तो मिश्रित आयु वर्ग इसी को कहा जाता है। और क्लासरूम में जो है आप देखेंगे सभी बच्चा जो है एक ही उम्र का नहीं होता है, ठीक है। हम उम्र कह सकते हैं कुछ लेकिन अंतर जरूर रहता है, ठीक है, एज में। तो देखा जाए तो इस प्रकार के क्लास में जो है जो टीचर पढ़ाते हैं, जो शिक्षक जो है पढ़ाते हैं, उनके लिए जो है क्या जो है महत्वपूर्ण है, किसका ज्ञान जो है उनको होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है, उनके अभिभावकों का व्यवसाय के बारे में उन्हें जानकारी होना चाहिए। क्या जो बच्चे के अभिभावक जो है क्या बिजनेसमैन है, क्या किसान है, कृषि करते हैं, या बैंकिंग क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में, क्या इसका ज्ञान होना उनको जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, क्या जो है कौन सा बच्चा जो है गरीब है, कौन सा बच्चा जो है जाति भेदभाव का शिकार है, या कौन सा बच्चा जो है उच्च घराने से है, ये सब जानकारी होना जरूरी है, ये भी नहीं है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्या कौन सा कल्चर जो है उनको फॉलो होता है, कौन सा पर्व त्योहार वो मनाते हैं, ये सब जानना क्या जरूरी है, कौन सा वेशभूषा, ये भी जानना जरूरी नहीं है। तो क्या जानना जरूरी है, तो ये आ जाएगा आपका विकासात्मक अवस्था, ठीक है। तो यदि शिक्षक को जो है इसका ज्ञान है कि किस एज में जो है बच्चों में किस प्रकार की जो है विकास होती है, किस प्रकार की जो है उनकी व्यवहार होती है, व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिलती है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था में जो है छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो है व्यवहार अलग होता है और वो बहुत चीज़ों से अनजान होते हैं, उनका जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के वो होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है देखिए विकासात्मक अवस्था के यदि शिक्षक को ज्ञान है तो वो जो है कक्षा में अच्छे से जो है उन्हें
उनके विकास के स्तर को जानते हुए जो है किस एज में जो है किस तरह का जो है परिवर्तन देखने को मिलती है, ये जानते हैं यदि शिक्षक, तो अच्छे से जो है उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो विकासात्मक अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो है क्या होते हैं, आपके ऑप्शंस है बिना किसी का सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। क्या उन्हें जो है कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होती है? नहीं, ये गलत है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। बिल्कुल सही। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या, उनमें जो है क्या गुण देखी जाती है कि वो जो है किसी भी जो है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में जो है वे जो है अच्छा निष्पादन करता, अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनमें जो है टैलेंट होती है, वो जो है इंटेलिजेंट होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो वो जो है विभिन्न फील्ड में जो है अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो ये आपका सही है। मानव सामान्य तो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। क्या जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, सामाजिक अंतर्क्रिया से अच्छे नहीं होते हैं? क्या वे जो है समाज में उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, समाज लोगों से जो है बातचीत करने में जो है उनका जो है ये सब में जो है अच्छा नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि वे जो है इन चीज़ों में और अच्छा होते हैं। वो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, साथ में जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया भी में भी जो है अच्छे होते हैं। सामान्य तो अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। क्या प्रतिभाशाली बच्चे अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते? बिल्कुल भी गलत है। वो शिक्षक से जो है और घुले मिले होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है प्रतिभाशाली बच्चे में देखी जाती है, वे उन्हें जो है पूछते हैं और विभिन्न प्रश्नों को जो है वो पूछते हैं अपने शिक्षकों से। तो मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में जो है आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर। प्लेलिस्ट विजिट करके पिछले वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि 2011 का पेपर और जनवरी 2012 का पेपर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और एसएसटी के भी क्वेश्चंस और सीडीपी के दोनों को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। और भी यदि आप सीटेट के कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आते हैं प्रश्न पर। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? यहाँ पे देखिए संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति जो है विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। क्या विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है? नहीं, ये तो गलत है। वृद्धि और विकास दोनों साथ में होते हैं, लेकिन जो विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो है एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। हम देखते हैं कि बच्चा को जो है ग्रोथ होता है लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है 19-20 वर्ष का होता है उसके पश्चात जो है उसका ग्रोथ जो है रुक जाती है, वृद्धि होना जो है उसका रुक जाता है। लेकिन जो विकास जो है वो निरंतर जीवन भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो ये आपका गलत है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विकास जो है विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, नहीं, ये भी गलत है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, हाँ, ये भी आपका गलत है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो देखिए सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यही आपका सही है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, तो कक्षा कक्ष में क्या जो है अंतर आया है? तो आपके ऑप्शंस हैं अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। तो क्या जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो बच्चों को दिया जा रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ा है? अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। गलत है ये। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, लिंग के अनुसार नहीं है। आयु के अनुसार अधिक समझाती है, बिल्कुल सही है। आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, विषम जाती नहीं है। यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद जो है कक्षा कक्ष जो है आयु के अनुसार अधिक समझाती है, यानी कि जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों की एज में, ठीक है, और बच्चे जो हैं लगभग हम उम्र बच्चे जो है एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ये आपका सही है, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो किसने जो है बाल केंद्रित शिक्षा का जो है विचार दिया था? आपके ऑप्शंस हैं एरिक एरिक्सन, नहीं, एरिक एरिक्सन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन, नहीं।
BF स्किनर, इन्होंने भी नहीं। जॉन डीवी, बिल्कुल सही, जॉन डीवी ने जो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है इन्होंने किया था। और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जो है NEP 2020 में भी जो है ये जो है प्रस्तावित है। और इसके अनुसार जो है बच्चों को जो है शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, ये जो है शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा की यदि बात करें तो इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं कि खुद से जो है विभिन्न कार्यों को करके सीखने का प्रयास करते हैं। और एक गाइड के रूप में जो है टीचर होते हैं वहाँ पे, और टीचर जो है विभिन्न चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं जो भी सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। और साथ में जो है शिक्षक जो है एक गाइड के रूप में उन्हें जो है रास्ता दिखाने के काम करते हैं, या जो है उन्हें जो है जो भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर करने के काम करते हैं। और बच्चे जो है ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए जो है क्लास में अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा ही जो है सबसे सर्वोत्तम माना गया है शिक्षा के लिए। तो जॉन डीवी ने जो है इसका समर्थन किया था, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सीलरेशन का अर्थ है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं इनके संदर्भ में संवर्धन क्या है, आपके ऑप्शन से ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में जो है संवर्धन जो है या एक्सीलरेशन का क्या अर्थ है, इसका यही अर्थ है कि उन्हें जो है जो भी क्लास में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में उनको जो है क्या करना, प्रमोशन करना, प्रोन्नत करना, यानी दूसरे क्लास में जो है उन्हें टॉप करवाना। हम लोग कहते हैं ना कि जो ये जो है 5 क्लास में था, अब जो है डायरेक्ट 6 ना पढ़ के 7 में गया क्योंकि बहुत टैलेंटेड था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, तो वही है। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एकल अभिभावक, पूरे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, तो देखिए एकल अभिभावक वाले जो बच्चे होते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते समय जो है क्या ध्यान देना चाहिए, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चों के कम गृह कार्य देना चाहिए। तो क्या जो एकल अभिभावक वाले बच्चे होते हैं या जो इनका जो है सिर्फ माता या पिता होंगी, ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों से जो है क्या कोई भेदभाव होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। समावेशी शिक्षा का हम बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें जो है सभी बच्चों को जो है समान शिक्षा मिलना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो इसके लिए जो है सब शिक्षक का व्यवहार जो है सबके साथ समान होना चाहिए, ना कि भेदभावपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो भेदभाव रहित जो है वातावरण के साथ शिक्षक का व्यवहार भी भेदभाव रहित होना चाहिए। तो इस चीज को अनदेखा करना चाहिए शिक्षक को, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29 है प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ क्या होता है कि कोई भी जो है गतिविधि होता है, सबसे टीचर जो है उनको ऐसे ही मतलब कह देते हैं कि ये कार्य करके करो। ठीक है, और उन्हें जो है अचानक से जो है कुछ काम में मिल जाती है। ठीक है, तो क्योंकि शिक्षक को भी लगता है कि ये जो है टैलेंटेड है तो ये कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, और देखिए 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो देखिए, एक जो टैलेंटेड प्रतिभाशाली बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको जो है जो मैच हुआ है स्कूल में उसका प्रतिवेदन लिखना, ये जो है इससे अच्छा जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। कुछ संकल्पनाएं दी गई और उन्हें जो है नाटक लिखने के लिए दिया। सबसे पॉजिटिव, सबसे जो है जो प्रतिभाशाली को बच्चों को दिया जाने वाला कार्य इसमें दिख रहा है, वो आपका ऑप्शन 2 दिख रहा है। ठीक है, पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, इस तरह का जो है प्रतिभाशाली बच्चों विद्यार्थियों के लिए एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है, और कक्षा को पढ़ाना ये तो सिंपल ही है, वो तो लगभग हर दिन ऐसा कर सकता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे जो हैं किस प्रकार क्या हो सकते हैं, आपके ऑप्शंस हैं शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता।
तो जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे हैं, इनकी अंतिम अवस्था कवि हो सकता है, ठीक है। ये जो है अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कवि। और हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, और जिसमें से जो है शारीरिक गतिक बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, ये इनका ये जो है ये किस में पाए जाते हैं, ये जो है कवियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करें, और साथ में प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025 नामक प्लेलिस्ट है। धन्यवाद। आज हम करने वाले हैं एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि सीटेट पेपर 2 से संबंधित है, और ये जो है आपका पेपर है 18 नवंबर 2012 का पेपर से संबंधित क्वेश्चन है एसएसटी के। प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो कर प्रथा का किस काल में महत्व था? आपके ऑप्शन है महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। तो महाजनपद काल में जो है आपका कर का विशिष्ट महत्व था। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। और हमारे जो है प्राचीन समय में जो है 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद की यदि बात की जाए तो मगध महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो इसको जो है सबसे पहले किसने पता लगाया था, ये भी प्रश्न आता है। तो ये कोपरनिकस ने पता लगाया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त, घूर्णन, परिक्रमण। तो इसे जो है परिक्रमण कहा जाता है, यानी कि रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। यदि पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है तो इसे जो है परिक्रमण कहा जाता है, और वो जो है अपने अक्ष में घूमती है तो इसे घूर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डैश के पास जाकर समीप बैठना? तो किसका अर्थ जो है होता है गुरु के समीप जाकर बैठना? आपके ऑप्शन से आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका उपनिषद, ठीक है। उपनिषद का अर्थ होता है अपने गुरु के समीप जाकर बैठना। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? आपके ऑप्शंस हैं दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर, बस्तर। तो भारत में जो है छोटा नागपुर में मुंडा जाति सबसे अधिक जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर जो है झारखंड के क्षेत्र में है, और आपने जो है 1899-1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह, ये भी आपको याद होगा, जिसमें जो है बिरसा मुंडा ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो छोटा नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो है इससे भी रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी कि इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है? तो देखिए, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी कि इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव, रूढ़िबद्ध। तो आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका रूढ़िबद्ध, ठीक है। रूढ़िबद्ध हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध है? तो देखिए, अनुच्छेद 21 जो है आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि यूएसए से लिया गया है। और इसमें जो है मौलिक अधिकार में जो है आपका अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से। तो देखिए, इसमें करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका जीवन के अधिकार से, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसके तहत जो है आप स्वतंत्र जीवन जीने और जो है आप विदेश घूमने के लिए जो है ये सभी चीज़ों के लिए जो है आप मुक्त है, और इसके तहत जो है आपको अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचार के अधिकार का बात करें तो अनुच्छेद 32 में है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में है, और समानता के अधिकार तो आप जानते हैं, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 जीवन के अधिकार से। एक प्रश्न इससे रिलेट करके और पूछा जाता है, वो है 21A, ठीक है। 21 का क कह लीजिए या 21 का ए। इसमें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है अनुच्छेद 21A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 37 है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो खालसा की स्थापना किसने किया था? तो खालसा की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। ये जो है बिहार से थे और इन्होंने जो है ये जो है सिख गुरु के 10वें गुरु थे, ठीक है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और ये बिहार से थे, पटना से। इन्होंने ही जो है खालसा की स्थापना किया था और इसके पश्चात जो है खालसा को ही गुरु माना गया और इसके पश्चात कोई भी जो है दूसरे गुरु नहीं बने बल्कि खालसा को ही गुरु माना गया, भगवान माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो विश्व शांति का विचार किसने बढ़ाया था? आपके ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो विश्व शांति का यदि बात करें तो अकबर को जो है विश्व शांति को विचार को जो है बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने, ठीक है, याद रखेंगे रानी चेन्नम्मा ने। नेक्स्ट है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। तो देखिए स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे जो है पर्यावरण कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 पर्यावरण। नेक्स्ट है, इसमें जो है एक स्थान होता है जहाँ पर जो है लोग भी रहते हैं, वस्तुएं भी रहती हैं, जीव भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, ठीक है। और प्रकृति से जो है ये परिपूर्ण रहता है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता, ठीक है, लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, तारामंडल। तो क्वेश्चन से आपको पता चल ही गया होगा, तारों की रोशनी से चमकते हैं, यानी तारों में तो क्या होता है? लाइट होती है, ठीक है, प्रकाश होती है, ये तो होगा नहीं। तो देखिए 3 ऑप्शंस बच जाते हैं, इसमें से जो है कौन राइट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ग्रह, ठीक है। ग्रह में जो है अपना प्रकाश इनका नहीं होता है, अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वे जो है तारों की रोशनी से चमकते हैं। जैसे पृथ्वी की यदि बात करें तो ये सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें से, सूर्य की रोशनी और ताप से जो है यह चमकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो आपके ऑप्शंस हैं समताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो वायुमंडल जो है कौन सी है जिसमें वायुयान उड़ाने के लिए जो यानी कि आपका जहाज उड़ाने के लिए जो है कौन सा सही है? तो समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। समताप मंडल में जो है वायु उड़ान के लिए सबसे सही माना जाता है। नेक्स्ट है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए जब कोई शिलाखंड जो है क्या होता है? दबाव व कठोरता के कारण क्या होता है? परतदार सेल में बदल जाते हैं। तो कौन सा सेल है? आपके ऑप्शन है अवसादी सेल, प्रारंभिक सेल, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, ठीक है। तो ये होते हैं अवसादी सेल, ठीक है। अवसादी सेल क्या होते हैं? ये जो है दबाव व कठोरता के कारण जो है परतदार सेल में फैल जाते हैं। करेक्ट किसका हो जाएगा? अवसादी सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है बाजार व्यवस्था, असेंबली लाइन उत्पादन, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे औद्योगिक इकाइयों की बात हो रही है, जो उद्योग जो होती है लगाए जाते हैं विभिन्न उद्योग
जैसे कि फैक्ट्री स्थापित करना हो गया, और विभिन्न प्रकार के जो है फैक्ट्रीज हो गए या कोई भी जो है उत्पादन करने वाले जो उद्योग हो गए, ठीक है। तो ये जो है एक जगह लगाए गए हैं, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक स्थित है और अपनी नजदीकी का ये जो है एक दूसरे से लाभ भी उठाती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये जो है कहलाता है आपका औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो है प्लांट्स और उद्योग जो है लगे हुए हैं, इन्हें हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, कौन सा पत्ती जो है कोई निश्चित समय में नहीं गिरता और इसे जो है इसीलिए जो है वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। आपके ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो यहाँ पे देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो होती है वन, इनकी पत्तियां जो है इनकी पत्तियों का गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी जो है अनावृत नहीं दिखते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री या व उसका मंत्रिपरिषद। तो देखिए, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, तो कानून का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप सभी को पता है संसद में जो है कानून का निर्माण किया जाता है। कोई भी जो है बिल पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है, जैसे कि धन विधेयक हो गया या विभिन्न अन्य कोई भी विधेयक हो गए, ठीक है। और उसके पश्चात जो है जैसे 3 तलाक कानून के लिए जो है कानून बना था, ठीक है। या आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि वक्फ बोर्ड का कानून बना था, और विभिन्न हम लोग आए दिन न्यूज में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है ये सब आते रहते हैं, ठीक है। बिल्स जो है संसद में लाए जाते हैं जो कि जनता के हित के लिए होती है, ठीक है। तो संसद आपका करेक्ट हो जाएगा, संसद में जो है कानून का निर्माण होता है। ऑप्शन 3 सही है। 47 है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है। जब राज्य जो है धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो भारत भी जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर जो है सबको जो है आज़ादी है कि जो भी वो धर्म फॉलो करना चाहते हैं उसे फॉलो कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धार्मिक कार्यों अनुष्ठान को कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन सरकार जो है इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है और किसी एक धर्म विशेष को जो है ये सर्वोच्च नहीं मानती है। इसी को जो है धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और इसमें जो है कहा गया था कि जब राज्य जो है धार्मिक क्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो इसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। तो देखिए, जो संसाधन जो है जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु अभी तक जो है उनका उपयोग नहीं किया गया, तो आपके ऑप्शंस हैं बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन। तो ये आपका हो जाएगा संभावित संसाधन, ठीक है, क्योंकि इसका जो है अभी तक उपयोग नहीं किया गया है इन संसाधनों का, तो इसे हम लोग जो है संभावित संसाधन कह सकते हैं। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो देखिए, मुगल वास्तुशिल्प किसका मिश्रण है? आपके ऑप्शन है तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। तो मुगल वास्तुशिल्प जो है ये मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का, ठीक है। फारसी और भारतीय शैलियों का ये मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है। तो भारत की मानक देशांतर क्या है? आपके ऑप्शन से 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे भारत की मानक देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है ये आपका हो जाएगा, आपका जो है 82.5 डिग्री इस तरह से भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। और ये जो है
ग्लोब से में देखा जाए तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री होता है लंदन में, ठीक है, इंग्लैंड के लंदन में, ठीक है। और भारत की यदि बात करें तो उत्तर पूर्व में भारत स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक भारतीय मानक समय, ठीक है, भारत की मानकीय देशांतर जो है ये सारी 82 डिग्री होती है और इसे ही जो है समय रेखा भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82.5 डिग्री आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो देखिए कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस है स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि। यह हो जाएगा आपका वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। इसमें जो है अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है ताकि ये जो है वाणिज्य की दृष्टि के यानी कि व्यापार की दृष्टि से जो है जो कृषि किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आधुनिक तकनीकी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? आपके ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, पवन। तो परंपरागत जो है कौन सा है? ये जो हो जाएगा आपका जीवाश्म ऊर्जा, ठीक है। जीवाश्म ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो देखिए हम देखते हैं विभिन्न देशों जो है क्या करते हैं कि दूसरे जैसे बड़े देश होते हैं वो छोटे देशों को जो है दबा कर रखने का प्रयास करते हैं और वहाँ पर जो है अपना शासन पूरा तरह से चलाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी स्तर पर भी जो है वो बदलाव लाते हैं और वो जो है अपने अनुसार से जो है उस देश को चलाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए खुद आप भारत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत में भी जो है जैसे कि अंग्रेजों का शासन रहा था बहुत दिनों से, ठीक है, और वही जो है राजनीतिक फैसले भी लेते थे। आर्थिक आप जानते ही हैं किस प्रकार से जो है उन्होंने भारत को लूटा और किस प्रकार से जो है सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को जो है उन्होंने किस प्रकार से लूटा था और यहाँ की आर्थिक स्थिति को डाउन कर दिया था, ठीक है। और सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक बदलाव भी उन्होंने बहुत से लाए थे, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से औपनिवेशीकरण, पूर्ण जागरण, महासंघ, व्यापारिक। तो इसे हम लोग कहते हैं औपनिवेशीकरण या उपनिवेशिक होना, ठीक है। औपनिवेशीकरण सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। तो भारत जो है इंग्लैंड का यानी कि ब्रिटिश का जो है औपनिवेश रहा था बहुत सालों तक। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि देखिए उत्तरी अमेरिका का जो है पूर्वी तट व जापान के आसपास मत्स्य प्रचुर है क्योंकि इसका जो है आपको डायरेक्ट आंसर आप देख लीजिए, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है इसीलिए, ठीक है। गर्म व ठंडी हवा धाराओं का यह मिलन है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। तो एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है? राज्य, क्षेत्र, सीमा, निर्वाचन क्षेत्र। तो इसे हम लोग कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर जो है मतदाता जो है क्या करते हैं? अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं। कौन जो है उनके जो है नियम कानूनों को बनाएगा या कौन जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करेगा और कौन जो है उन पर शासन करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
6 अप्रैल 1930 को जो है साबरमती आश्रम से जो है दांडी तक की यात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी और 24 दिनों की ये यात्रा थी और 24 दिन वो पैदल चलकर जो है साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा उन्होंने किया था और उन्होंने नमक कानून को वहां पे तोड़ा था, ठीक है। और इसे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुई थी, इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है आपके ऑप्शन से। कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, नहीं, गलत है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, नहीं। यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, लोक नृत्य से सदा श्रेष्ठ नहीं होते हैं, बल्कि लोक नृत्य का भी अपना महत्व है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये भी गलत है। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय नृत्यों का जो है कितने मान्य रूप है, 8 मान्य रूप है। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट दिया गया है। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। तो देखिए निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है, आपके ऑप्शन है हिमोड, छत्रकशिला, लोएस, डेल्टा। तो अपर्दन स्थल की बात हो रही है तो ये हो जाएगा आपका छत्रकशिला, ठीक है। छत्रकशिला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, संसद। तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है ये राज्यपाल राज्य के रहते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति के ही कार्यकर्ता के रूप में जो है हर एक राज्य के राज्यपाल होते हैं। और जैसे कि राष्ट्रपति शासन लागू होती है अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी भी राज्य में, तो ऐसी स्थिति में जो है पावर जो है किसके हाथ में आ जाती है, तो राज्यपाल के हाथ में आ जाती है, ठीक है। और उस समय जो है कंट्रोल जो सभी जो है वो होता है राज्यपाल के हाथ में। और राष्ट्रपति शासन हालांकि कहा जाता है 356 के तहत, लेकिन कंट्रोल जो है सभी राज्यपाल के हाथ में ही होती है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है। तो देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कौन सा महाद्वीप जो है बड़ी है, एशिया या अफ्रीका। तो देखिए सबसे बड़ी महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया। और सबसे अधिक देश जो है कौन से महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है, एशिया महाद्वीप है, लेकिन सबसे अधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि विश्व के 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो ये निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि सबसे बड़ी महाद्वीप है, यहीं पर जो है जनसंख्या सबसे अधिक होगी, एशिया में व अफ्रीका में। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 61 है। तो देखिए अब जो है पेडागोजी का क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है, यानी कि तरीका है, ठीक है। तो संसद के कार्य को जानने के लिए बच्चों को जो है इसके बारे में जो है जानकारी देने के लिए कि बच्चे जो है जान सके कि संसद में आखिर होता क्या क्या है, तो इसके लिए जो है कौन सा सबसे सही तरीका होगा, तो आपके ऑप्शन है मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करें, परियोजना कार्य, व्याख्यान पद्धति, कहानी पद्धति। तो देखिए लगभग जो है इसमें जो 4 पद्धतियां दिए गए हैं, जिसमें से सबसे उपयुक्त विधि की यदि बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, मुद्दों पर जो है सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। यहाँ पे क्या होगा कि वाद विवाद 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा, जैसे कि संसद में एक रहती है, एक विपक्ष रहती है, एक जिनका सरकार है उसका पार्टी का सदस्य बना दिया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से जो है जो भी बातें संसद में जिस तरह से होती है उसी प्रकार से जो है क्लैप करना, ठीक है, एक हाथ से जो ताली बजाया जाता है, या कोई और वाद विवाद होगा वहाँ पे
एक पक्ष अपनी बात रखेगी, उसके खिलाफ में विपक्ष अपनी बात रखेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है समूह बनाकर एक ग्रुप को विपक्ष बना दिया जाएगा, एक जो है जिनका सरकार है, जो संसद में जो है बैठती हैं, उसी प्रकार से जो है बना दिया जाएगा और इस प्रकार से जो है आयोजन यदि किया जाएगा तो बच्चे जो है अच्छे से इसके कार्य के बारे में जान पाएंगे कि संसद का आखिर कार्य क्या है। तो हमने अभी किया था संसद का कार्य के बारे में। तो संसद का कार्य क्या है, तो इनका कार्य है कानून का निर्माण करना। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। सबसे अच्छी विधि जो है यदि माना जाएगा तो वाद विवाद का आयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है सततता और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। तो सततता और व्यापक मूल्यांकन जो होती है किस पर बल देता है, तो मूल्यांकन की यदि बात करें तो बच्चों का जो है जो बच्चे जो है किस प्रकार से जो है अपनी जो है खेल में सीखने में किस प्रकार से जो है वो इंटरेस्टेड है, क्या चीज में उनका इंटरेस्ट है, कहाँ पर जो है उनका कमजोरी है, किस चीज में उनका रुचि नहीं है, ये सभी जो है मूल्यांकन के एक जो है पक्ष होते हैं। और सतत और व्यापक मूल्यांकन की यदि बात किया जाए तो ये जो है मुख्य रूप से बल देता है व्यवहार पर, ठीक है। बच्चों का जो है व्यवहार का जो है अवलोकन करना, ये इसका मेन जो है यानी कि मुख्य रूप से पूछा गया है, तो मेन होता है बच्चों का व्यवहार को यह देखता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर नहीं। कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर नहीं। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना नहीं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करता है। ऑप्शन 4 सही है, मुख्य इसका यही हो जाएगा। हालांकि और भी जो है इसमें बहुत से जो है पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती हैं, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका है, वे क्या करती हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ की आकलन करती हैं, ठीक है। तो वे जो है सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका जो है बच्चों का जो है बच्चों ने सीखा या नहीं इसका परीक्षण के लिए जो है क्या करती हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है क्वेश्चंस को पूछती हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें जो है उसे उसके द्वारा किए गए परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है, यानी कि उन्हें जो है लगता है कि इससे जो है बच्चा जो है सीख नहीं पा रहा है, इसका जो है अच्छे से जो है विकास नहीं हो पा रहा है, अच्छे से जो है ये चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो जो है कि क्या कर रही हैं कि पहले से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछ रही हैं और यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस हैं यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। तो क्या उनको जो है दूसरे शिक्षक को देखकर ही अन्य शिक्षक जो है क्या पूछते हैं वही पूछना चाहिए, नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इनका जो भी है विषय अलग है और दूसरे शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, किस प्रकार से पढ़ाते हैं, उनसे परे होकर जो है इन्हें अपने हिसाब से जो है अपने अच्छा जितना ये कर सकती हैं, जितनी अच्छे से जो है ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं उस पर जोर देना चाहिए, ठीक है। प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, प्रश्नों की क्या संख्या बढ़ा देना चाहिए। तो बच्चे जो है जैसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो कहने जो है 20 कर देना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, बिल्कुल सही। जब इनको जो है शंका है कि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रही हूँ इसके बावजूद भी जो है मुझे ये शंका है कि बच्चे जो है ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो है उन्हें मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे सही जो हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए इन्हें, ठीक है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लेस करना चाहिए। तो किसके साथ लेस करना चाहिए, आपके ऑप्शन हैं स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे को जो है क्या किन चीजों के साथ लेस करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो क्या
तो सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे हैं उन्हें सामाजिक जो दबाव है उनको झेलने की योग्यता विकसित करना चाहिए, नहीं, बल्कि इसके खिलाफ उनको काम करना चाहिए, ठीक है। सामाजिक दबाव वो क्यों झेले, ठीक है। जेंडर के बारे में जो सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता नहीं, बल्कि जो जेंडर से संबंधित जो पूर्वाग्रह समाज में चली आ रही है, जैसे कि लड़कियां जो है घर के काम करेंगी, लड़के जो है बाहर पढ़ने जाएंगे, लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो मेंटालिटी है जो जेंडर निर्धारित करती है, लड़का और लड़की होने से जो है निर्धारित होती है, तो इन सभी कुरीतियों को जो है समाज से दूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत है। सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, ये भी नहीं होगा आपका। तो करेक्ट जो होगा इसमें ऑप्शन 1 है सही आपका। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को जो है स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लैस करना चाहिए, उन्हें जो है स्वतंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन पारस्परिक अधिगम की विशेषता है। तो ये जो है यहाँ कौन सा जो है पारस्परिक अधिगम की विशेषता है, आपके ऑप्शंस हैं। शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है, क्या इसे जो है पारस्परिक अधिगम का ये विशेषता है, नहीं। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है, क्या ये जो है नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। पारस्परिक शिक्षण में जो है क्या होता है कि सीखने के लिए जो है स्टूडेंट और टीचर दोनों तत्पर रहते हैं, ठीक है। और सीखने की उत्तरदायित्व जो है विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, दोनों जो है आपस में बातचीत करके समूह में कार्य करके विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो है सीखते हैं, इसे ही जो है पारस्परिक शिक्षण या अन्योन्य क्रिया शिक्षण कहा जाता है, अन्योन्य शिक्षण कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही है। में जो है हम क्वेश्चन 66 से कर लेंगे, अभी 65 तक ही रहने देते हैं। तो अपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और साथ में जो है पिछले वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे विजिट करके चैनल पर जरूर देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि सीटेट पेपर 2 का होगा, और ये जो है पेपर है आपका 18 नवंबर 2012 का, ठीक है। इससे पहले हमने इस पेपर का सीडीपी और एसएसटी से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे इस प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 66 से आज करेंगे। समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किससे शामिल करते हैं। तो समाज विज्ञान के जो नियामक हैं यानी कि मानदंड जो है इसमें इस आयाम में जो है किसे शामिल किया जाता है, आपके ऑप्शन से उपयोगिता, अकाट्यता, प्रासंगिकता, समानता। तो समाज विज्ञान में जो है समानता को जो है शामिल किया जाता है, ठीक है, समानता आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तो मौसम संबंधी जो सूचनाएं एकत्र किए जाते हैं किसका उदाहरण है, ये हो जाएगा आपका प्राथमिक आंकड़ों का, ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों का, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक यानी कि जो सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें ही जो है अधिगमकर्ता कहते हैं, और उनके अभिभावक यानी जो बच्चे के पेरेंट्स हैं शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो देखिए जो पहले के जो गार्जियन सब थे उन्हें जो है थोड़ा बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि वे जो है हो सकता है एजुकेटेड नहीं हो और या प्रॉपर गाइडेंस जो है शिक्षा के प्रति वो बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं, उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ऑप्शंस देख लेते हैं, उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। उन्हें जो है देखिए एक तो वो एजुकेटेड नहीं है तो उन्हें आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है घर पर जो है
अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराएं, ठीक है, जबकि उनको जानकारी ही नहीं है कि क्या कौन सा बुक को प्रिफर करना है बच्चे की पढ़ाई के लिए, ये सब उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कैसे वो प्रिफर करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। और देखिए, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्र में जाने के लिए कहें। क्या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उन्हें पहले जो है शिक्षा लेना चाहिए, पहले जो है उन्हें प्रौढ़ शिक्षा में जाकर खुद पढ़ने के लिए बोल देना चाहिए एक शिक्षक के रूप में, नहीं, ये भी गलत है। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही। ये हो सकता है एक गार्जियन जो है वो पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप जो है बैठ के पढ़ो, अभी आपका समय हो गया पढ़ने का, इस तरह से अपने बच्चों को जो है वो गाइड कर सकते हैं। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। यदि बच्चा जो है ध्यानपूर्वक जो है पढ़ नहीं रहा है या उनके लिए जो है पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो विशेषकर समय पर बात यहाँ पे किया गया है कि गार्जियन जो है बच्चों का समय मेंटेन कर सकते हैं। यदि उन्हें जो है कम समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो उनका समय मेंटेन करने का कार्य जो है वो कर सकते हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती हैं, ठीक है, तो लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय जो है सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षिका हैं अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ थे उन्हें आमंत्रित किया, ठीक है, और इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। तो देखिए, वो विशेषज्ञ हैं, ठीक है, और उनसे जो है बातचीत कराने से पहले जो है विशेषज्ञ से बात कराने से पहले जो है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप पहले ही उन्हें जो है उठा लेना चाहिए, क्या उनको कार्य कर लेना चाहिए। तो देखिए आपके ऑप्शन है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य, कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, तो देखिए उनको जो है ये प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए, तो विशेषज्ञों के साथ जो है उन्हें क्या जो है डिस्कस कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है, तो क्या एक शिक्षिका के रूप में जो है आप कहेंगे कि जो विशेषज्ञ है पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान के, उनसे आप ये थोड़े कहेंगे कि मेरे बच्चे जो है कुछ आरक्षित रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, आरक्षित श्रेणी से संबंधित बच्चे हैं, क्या इसका कोई मीनिंग बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों को जो है लोकतांत्रिक राजनीति समझाने की प्रयास हो रही है, तो इसमें बच्चे आरक्षित श्रेणी से है या जनरल कैटेगरी से, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य, ठीक है, और देखिए कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक से कोई जो है वहाँ पे डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षिका की वो यह उद्देश्य है कि बच्चे जो है उनका राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में जाने, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाए। इस प्रकरण पर आधारित आकलन का प्रकार, तो इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार, तो कौन सा आकलन जो है किया जा सकता है, तो जो राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ जो आ रहे हैं वो आकलन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो जो है और लोकतांत्रिक राजनीति को समझाने के लिए आ रहे हैं, तो आकलन का यहाँ पे कोई उन्हें आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो आकलन के बारे में डिस्कशन करना कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य, ठीक है, तो जो चैप्टर है, जो विषय है, इससे संबंधित जो है जो भी उनका जो है उद्देश्य है, इसके संबंधित जो है वो बातचीत करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान जो है पुस्तक है, इसका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसे ऐसा होनी चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, ये पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है, और देख लेते हैं, इससे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो है इतिहासकार है, इतिहास लिखने वाले जो है उनके साथ यदि इससे जोड़ा जाता है
तो जो है विभिन्न जातियों से संबंधित विभिन्न जो है हमारे जो भी इतिहास रहे हैं उससे संबंधित, ठीक है, चीजों को जोड़ सकते हैं, तो उन्हें जो है अनुगमन करना चाहिए। इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। तो देखिए कहीं भी आपको याद ऑप्शन दिखे, ऑप्शन में आपको याद दिखे, ठीक है, याद, तो ये जो है आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे, और याद जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन पूरा यदि आप ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चों को जो है याद करने में कठिनाई होगी, इसलिए जो है पाठ्य पुस्तक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि याद कराना उद्देश्य नहीं है, बल्कि बच्चों को जो है सिखाना उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, तो इसमें जो है हम लोग सिखाने, यानी कि जो एक शिक्षक जो है सिखाने का कार्य करता है, ना कि याद कराना, रोट लर्निंग के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उससे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। फिर से याद करना आ गया, ठीक है, तो याद करना ये भी जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे जो है उसके बारे में जान सके, न कि जो है वहाँ पे उसको याद कराने के लिए। तो सामाजिक विज्ञान की जो एक पाठ्य पुस्तक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसे जो है, जैसे कि एनसीईआरटी है हम लोग का, एनसीईआरटी का बुक ही जो है राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाती है, ठीक है, तो भारत में। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक विज्ञान जो है ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके, यानी कि सभी वर्गों को शामिल करते हुए, ठीक है, सभी किसी प्रकार के भेदभाव न रखते हुए सभी प्रकार के संबंधित कहानियों को शामिल करना, और साथ में जो है विभिन्न एक्टिविटी को शामिल करना, उसके माध्यम से आप समाज में समानता लाने का प्रयास हो, ठीक है, और लैंगिक भेदभाव जो है, रूढ़िबद्धता है, ये सबको समाप्त करने के जो है इसमें विभिन्न प्रकरण शामिल किए गए हो। इस प्रकार से जो है सामाजिक विज्ञान का पुस्तक होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कौन सी सामग्री जो है महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ठीक है। तो इसमें से जो है, जब आप एक शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है आपको पढ़ाना है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में जो है आप महाद्वीपों के बारे में दिखाना चाहते हैं, कॉन्टिनेंट के बारे में दिखाना चाहते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो इन्हें जो, जैसे मान लीजिए आपको जो है सबसे छोटी जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, उसको दिखाना है, तो आप देखिए यहाँ पे विश्व की राजनीतिक मानचित्र दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो है इसमें ग्लोब हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसे जो है आप घुमा कर जो है पूरे पृथ्वी जैसे गोल है और 23.5 डिग्री पर जो है ये झुकी हुई है, ठीक है, उसी प्रकार से जो है आप दिखा सकते हैं। बच्चों को जो है इसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे जो है घुमा घुमा कर देखेंगे किस और ये भी वो पता कर पाएंगे कि इस देश के जस्ट बगल में जो है कौन सा देश है, और इसके जस्ट जो है आसपास में कौन से देश है, नीचे कौन से देश है, ऊपर कौन से देश है, और घुमाकर भी देखेंगे कि कौन सा देश जो है कहाँ पर है, ठीक है। या फिर से जो है वो महाद्वीप का यहाँ पे बात हो रही है, तो वो महाद्वीपों को देखेंगे कौन से महाद्वीप कहाँ पर है, ठीक है। तो इनसे जो है उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज हो पाएगा, ग्लोब से ज्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो ग्लोब आपका हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या है कि कक्षा में जो है आदिम जनजाति, यानी जो सबसे पिछड़ी जनजाति होते हैं, ठीक है, यानी जो आदिवासी होते हैं, ठीक है, वो भी जो है उनके बच्चे भी जो है कक्षा में पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। कक्षा में जो है वो भी उनका भी जो है नामांकन हुआ था। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। तो शिक्षक को जो है इसका किस प्रकार से जो है फायदा उठाना चाहिए, किस प्रकार से जो है उन्हें जो है अपने उदाहरणों में शामिल करते हुए, या किस प्रकार से जो है उनका व्यवहार होना चाहिए, ये पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके पश्चात ही हम लोग को एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो आदिम जनजाति के बच्चे जो क्लास में शामिल हैं, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं।
विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरण पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। ठीक है, बच्चों से जो है वो क्या कहेंगे कि आप जो है, ठीक है, आप जो है जो आदिम जनजाति के जो बच्चे हमारे क्लासरूम में हैं, उनसे संबंधित जो है उनसे उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरण प्रक्रियात्मक शोध करने के लिए करना। बिल्कुल ये जो है पॉजिटिव ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सम्मानित बिंदु कहा गया है। ठीक है, नेगेटिव बिंदु को देखने के लिए नहीं कही है शिक्षक या शिक्षिका, बल्कि वे जो है सम्मानित बिंदुओं उनमें जो है क्या क्वालिटी है, किन चीजों के लिए जो है उन्हें सम्मानित नजरों से जो है हम देख सकते हैं। जबकि हमारे जो समाज में बना हुआ है, पिछड़े हुए हैं, इनका जो है मतलब जंगल में रहने वाले लोग हैं, इनको जो है पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रहेगा, इस प्रकार का जो मेंटालिटी बना हुआ है, इससे हटकर, ठीक है, इस चीज से हटकर आप देखेंगे उनमें जो है क्या क्वालिटीज हैं, क्या जो है उनमें जो है कोई पढ़ने में हो सकता है बहुत तेज हो, कोई लिखने में बहुत अच्छा हैंड राइटिंग लिखता हो, या जो है कोई किसी चीज में, सिंगिंग में, डांसिंग में, या किसी भी चीज में हो सकता है बहुत टैलेंट हो। ठीक है, हो सकता है उसे सीखने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन वो जो है बहुत जो है उसमें ये सब गुण है। तो इस पर शोध करने के लिए कहना। बिल्कुल ऑप्शन जो है यही करेक्ट इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं। आदिम जनजातीय शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। तो देखिए आप जो है उनकी जो है शिल्प कृति या पोशाक को प्रदर्शित करेंगे तो इससे जो है वो डिमोटिवेट होंगे, उन्हें जो है लगेगा कि हमें जो है क्लासरूम में छांटा जा रहा है, हमें जो है एक समान नजरों से नहीं देखा जा रहा है, हमारी सिर्फ जो है ड्रेसेस को प्रदर्शित किया जा रहा है, क्योंकि वो उनका जो है ड्रेस थोड़ा अलग होता है, तो इससे उनको जो है डिमोटिवेट होंगे। तो ये सब शिक्षक को एक नहीं करना चाहिए। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। तो देखिए किसी एक पार्टिकुलर जनजाति के जो है मतलब बच्चे हैं, तो उनके बारे में जो है आप लेकर उनका एग्जाम्पल देंगे, जोड़ेंगे, तो इससे जो है उन्हें थोड़ा सा बुरा लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्र सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। ठीक है, ये कुछ हद तक ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है पूछा गया है आपसे कि शिक्षिका को जो है किस प्रकार से इसका जो है फायदा उठाना चाहिए। तो बिरसा मुंडा के बारे में तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है कोई मतलब फायदा उठाने वाली जो है शिक्षिका का कोई इसमें तरीका नहीं होगा। तो सबसे उपयुक्त जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। विद्यार्थियों से अपने संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान और सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरण पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। तो वो जो है देखेंगे उनमें क्या जो है क्वालिटीज है, उनके कल्चर में क्या क्वालिटीज है, ठीक है, ये सभी देखकर जो है वो बताएंगे। इस पर रिसर्च करने के लिए कहा जा सकता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? आपके ऑप्शन है भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, हल्लर। तो देखिए जो पुरापाषाण स्थल जो है वो हो जाएगा इसमें भीमबेटका, ठीक है, जिसमें जो है गुफा पर जो है चित्रकारी के जो है प्रमाण मिलते हैं, और ये जो है मध्य प्रदेश का फेमस जो है ये गुफा चित्र है, ठीक है, भीमबेटका में स्थित है, और ये जो है पुरापाषाण स्थल है, और ये पुरापाषाण काल में ही इसका पता लगाया गया था, ठीक है, तो इसे हम लोग पुरापाषाण स्थल में जो है ये आता है भीमबेटका, ठीक है। और बुर्जहोम का यदि बात करें तो ये जो है कश्मीर में जो गर्तावास खुदकर जो लोग रहते थे उसे ही जो है बुर्जहोम का जो है कश्मीर में ये पड़ता है बुर्जहोम, और गर्तावास बनाकर जो वहाँ पे लोग रहते थे, जैसे कि ठंडे के दिन में जो है कुत्ता सब क्या करता है कि मिट्टी को खून कर, ठीक है, वहाँ पे जो है वो सोने का कोशिश करता है ताकि उसे जो है ठंड कम लगे। तो इसी प्रकार से जो है पहले मनुष्य भी जो है इसी प्रकार से रहते थे, और जो उनके पास कोई प्रॉपर घर नहीं होता था, ठीक है, तो प्राचीन काल में तो वे क्या करते थे कि पाषाण काल में, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि गर्तावास बनाकर उसी में घुस कर वो सोते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है आपका हो जाएगा। इसमें जो पुरापाषाण स्थल का जो यदि बात करें तो भीमबेटका ही सही होगा, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण नहीं करते। तो देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये तो एसएसटी का क्वेश्चंस है, ठीक है, तो इसमें जो है क्यों जो है एनसीईआरटी से बेस्ट क्वेश्चंस अधिक नहीं पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से आपकी मेंटालिटी बन रहा होगा। तो देखिए आपको जो है एक बात आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका जो है 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं, ठीक है,
और ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, जो भी मतलब अभी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं लोग, इस जो 74 क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो शिक्षिका का जो है किस समय में क्या भूमिका होना चाहिए, ठीक है, ये रोल जो हम लोग देखते हैं, यही एसएसटी का पेडागोजी है, ठीक है। तो ये पेडागोजिकल सेक्शन है, जैसे कि हमने क्वेश्चन 73 अभी किया, ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है आपका दोनों इंपॉर्टेंट है शिक्षक के लिए, कि शिक्षक को जो है एक तो इससे नॉलेज बनेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन से जो है एसएसटी का नॉलेज बनेगा, और दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन से जो है ये नॉलेज बनेगा कि आपको पढ़ाना किस प्रकार से, ठीक है, आपका जो है किस प्रकार से जो है आपको पढ़ाना रहता है, ये नॉलेज बनेगा। तो इसके लिए जो है ये दोनों आवश्यक है। तो इसीलिए जो है 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं, 50 जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 74 में थे हम लोग। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नहीं करते हैं पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन है पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना, और देखिए समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। तो देखिए आपका ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने, ठीक है। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार का निर्माण नहीं करते। तो जो सामाजिक विज्ञान का आधार निर्माण करते हैं, सामाजिक विज्ञान का जो आधार निर्माण करते हैं वो है समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने, ये सभी जो है सामाजिक विज्ञान का आधार निर्माण करता है। वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा वो 1 ही होगा, ठीक है, 1 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही है, आपके ऑप्शंस हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र होते हैं इसमें। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र होता है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, तो ये आपका जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4 जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन जो है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है, आपसे प्रारंभिक स्तर पर पूछा गया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रारंभिक स्तर में अर्थशास्त्र नहीं होता है, ठीक है, और नागरिक शास्त्र नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक विज्ञान होता है। नागरिक शास्त्र को जो है नाम उसका बदल गया है, वो है राजनीतिक विज्ञान। तो कौन सा जो है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। 1 to 5 में जो है आपको यही होंगे 1 to 8 तक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग, स्रोत आधारित विश्लेषण, मॉडल व चार्ट। तो देखिए फॉर्मेटिव मूल्यांकन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, फॉर्मेटिव एडजस्टमेंट जो होती है, ठीक है, और इसके लिए जो है सुझाव नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नहीं है बोला गया है, तो ये हो जाएगा आपका अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, ठीक है, अधिक जो है जल्दबाजी में जो परीक्षण करना, मूल्यांकन करना बच्चों का, ठीक है, ये जो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव यहाँ पे नहीं दिया गया है। और सुझाव क्या दिया जाता है, तो प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग करना। तो इससे जो है बच्चे जो है जब प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है तो अच्छे से उन उदाहरणों से बच्चे समझ पाते हैं, तो ये आपका सही होगा। स्रोत आधारित विश्लेषण हो जाएगा, स्रोत से जो है बच्चे उस चीज से जोड़कर, स्रोत से जोड़कर जो है समझ पाते हैं जल्दी से, तो ये उनके लिए और अच्छा होता है कि उन्हें जो है अलग से याद करना, रटना ये सब नहीं पड़ता है, तो उन्हें खुद ब खुद याद हो जाता है, ठीक है। तो स्रोत आधारित विश्लेषण करके जो है एक शिक्षक पढ़ाएं तो ये सबसे अधिक जो है सही होता है। मॉडल व चार्ट से रिलेट करके पढ़ाना, जैसे विभिन्न एक्टिविटियों को करा सकते हैं। NEP 2020 में कहा भी गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चों को विभिन्न कार्यों पर जो है जोर देते हैं, जैसे उन्हें जो है करके सीखने पर जो है अधिक जो है उन्हें प्रेरित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उन्हें विभिन्न कार्यों से, एक्टिविटियों से जोड़ना, ताकि बच्चे जो है अच्छे से जो है विभिन्न मॉडल के बनाकर, चार्ट को बनाकर अच्छे से अपना शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है, तो और विभिन्न चीजों को सीख सके।
तो मुख्य उद्देश्य रटना नहीं होता है बल्कि सीखना होता है, और मॉडल चार्ट का उपयोग करके ये सभी पॉसिबल है, और आसानी से बच्चे ग्रुप वाइज समूह में कार्य करके सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन का जो है ये जो है सुझाव नहीं दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को कैसे समझा जा सकता है? आपके ऑप्शन से वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्र द्वारा, रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्र द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रूढ़ि चिन्हों द्वारा। ठीक है, रूढ़ि चिन्हों द्वारा जो है मानचित्र को समझने में सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो ये रूढ़ि चित्रों द्वारा हो जाए, रूढ़ि माफ कीजिएगा चित्रों नहीं चिन्हों द्वारा। ठीक है, रूढ़ि चिन्हों द्वारा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा जो है हम मानचित्र को समझने के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे जो है हम भौगोलिक जो होते हैं स्थल आदि के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है इबादगाह, दरगाह, ईदगाह, खानकाह। जो सूफी संत होते हैं, अपने सूफी आंदोलन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और ये जो है आपका होता है दरगाह। ठीक है, क्या होता है? दरगाह। सूफी संत के जो मकबरे होते हैं इन्हें दरगाह कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। तो देखिए यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। जो अटलांटिक महासागर है, तो क्या ये जो है ये जो है एस अक्षर के आकार का है। दूसरा है इसकी तट रेखा सरल रेखीय और निर्बाध है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। क्या व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा इसमें अटलांटिक, नीचे जो है कूट दिए गए हैं। ठीक है, कूट में आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बतानी है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं या सभी सही हो सकते हैं। तो देख लेते हैं, पहले हमने जो है अभी ऑप्शन को बताया। तो अटलांटिक महासागर जो है वो सबसे नीचे जो आप देखते हैं, जो कि सबसे ठंडी जो है होती है, वहां पे अटलांटिक महासागर जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, तो बिल्कुल सही है, ये जो है एस आकार का ही है। और देखिए इसकी तट रेखा सरल रेखीय और निर्बाध है, नहीं ये गलत है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर, बिल्कुल सही है, व्यापारिक दृष्टि से जो है सबसे व्यस्त महासागर है। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा इसमें, ए और सी सही है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ए और सी, ए तथा सी। नेक्स्ट है मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो देखिए जो 263 ईसा पूर्व में जो है, फिर 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने जो कलिंग का युद्ध किया था, जिसके पश्चात जो है इसका रक्तपात को देखकर जो है उसके पश्चात उसने युद्ध ही करना छोड़ दिया था, और वो जो है बौद्ध धर्म के प्रति जो है उसका आस्था जो है उत्पन्न हो गई थी, और वे जो है युद्ध के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन युद्ध के पश्चात जो है ये खून खराबे को देखकर जो है वो इस चीज से जो है हटना चाहता था, इसलिए जो है धर्म के मार्ग में वो गया था। ठीक है, तो इसी के लिए जो है मौर्य शासक अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था, तो उसके जो है ये कहाँ पर अभी वर्तमान में स्थित है? तो ये वर्तमान में जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा जो है हमारा, उड़ीसा राज्य में ही जो है कलिंग आता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81, जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। तो देखिए जीवन की उत्पत्ति को जानने के लिए जो है इस शिक्षण को लिए जो है बच्चों को जो है इसके बारे में जानकारी देने के लिए जो है शिक्षक को बच्चों को कहाँ लेकर जाना चाहिए, कहाँ जो है उन्हें भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना चाहिए। तो आपके ऑप्शंस हैं चिड़ियाघर, जीव संरक्षण उद्यान, पशु अभ्यारण्य, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और पुरातात्विक स्थल। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चे जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो मानव इतिहास क्या है, मानव जो है पहले किस प्रकार से था। जैसे कि हम लोग देखते हैं होमो इरेक्टस, ठीक है, और बाद में जो है होमो सेपियंस बना है जो कि अभी वर्तमान मानव है। ठीक है,
और इससे पहले बहुत से स्टेज हुए हैं, ठीक है। पहले जो है मानव जो है, ये भी कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो है बंदर थे, तो ये जो है चिंपांजी थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है जो नॉलेज बच्चे जो है किस तरह से गेन करेंगे, तो इसको जो है आप कहेंगे तो हो सकता है वो मजाक में ले ले। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है बच्चों को जो है कहाँ पर भ्रमण करा सकते हैं शिक्षक के रूप में, तो उन्हें जो है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में भ्रमण कराया जाए, तो उनका जो है ये जो मानव की उत्पत्ति है, जो जीवन की उत्पत्ति है किस प्रकार से हुई, सबसे पहले कौन सा जो है जानवर आया, ठीक है, और सबसे पहले किस तरह से पहली मानव धरती पर आई, ये सभी जानने के लिए जो उत्सुक होते हैं बच्चे, उन्हें जो है उस प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में भ्रमण कराने के द्वारा जो है उनको जो है बताया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो देखिए कहाँ पर जो है सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य, ठीक है, वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो आपके ऑप्शन है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक और वृत्त अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य, विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो ये आपको पता होगा, ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो है सूर्य सीधा ऊपर से चमकता है, ठीक है। तो वर्ष में कम सूर्य दोपहर के समय में जो है सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, ठीक है, रोजाना शिक्षक की अभिवादन न करना, दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, और प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। तो अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन का यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, इन्हें जो है किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ जो है श्रेय की साझेदारी न करना। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना, ये गलत हो जाएगा। दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकारना, कभी भी आपको निष्क्रिय वर्ड दिखे तो ये आपको नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव ऑप्शन होता है, तब समझ लीजिएगा। प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। तो देखिए, जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं के लिए जो है कक्षा के हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। आपके ऑप्शन है, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूप में सहमत नहीं था, विद्यार्थियों ने 100 विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था, विद्यार्थी सीधे ही अपने 100 विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, विद्यार्थियों ने अपने 100 विद्यार्थियों को बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थी की कक्षा का मध्यांक 36 है, यह सुझाव देता है कि, तो जो मध्यांक निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। तो क्लास में जो 51 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जो मध्यांक है वो 36 है, ठीक है। ये सुझाव क्या देता है, तो यह सुझाव देता है कि ये जो है देखिए ऑप्शन से अधिकांश विद्यार्थियों ने 36-46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। 36 से 46 निर्धारित नहीं है, ठीक है, 36 भी हो सकता है, 36 से ऊपर भी हो सकता है। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई नहीं, ये यहाँ पे योगात्मक आकलन की बात हो रही है। अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे, 36 से नीचे तो नहीं है, 36 से ऊपर ही होंगे या 36 होंगे। तो 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है, ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। 25 विद्यार्थियों के जो है दिखा रहा है कि 25 विद्यार्थियों के अंक जो है 36 के बराबर या ऊपर है।
नेक्स्ट है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। तो देखिए, जो भूमि की एक संकरी जो पट्टी होती है जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है द्वीप, जल संधि, भू संधि, खाड़ी। तो ये जो है भू संधि से जाना जाता है, भू संधि इसे कहा जाएगा। ठीक है, ये जो है क्या कर रही है, दो बड़े भूखंडों को जो है जोड़ रही है। ठीक है, इसलिए भू संधि। नेक्स्ट है, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। तो जैव मंडल के विषय में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? जैव मंडल में क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत। तो यहाँ पे देखिए, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1। जैव मंडल में जो है क्या क्या आती है? भूमि आती है, जल आती है, वायु, पौधे और पशु, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पौधे और पशु जगत ही आ रही है, भूमि नहीं आ रही है, जल नहीं आ रही है, वायु नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आती हैं जैव मंडल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो विविधता को बढ़ावा देता है कौन सा? अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना। तो करेक्ट जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, अपनी मातृभाषा में बोलना। यदि आप मातृभाषा में बोल रहे हैं तो उससे जो है विविधता कैसे बढ़ेगी? कैसे? क्योंकि आप जो है मान लीजिए आप अपने दोस्तों से अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, तो वो आपके दोस्त हैं, तो आपसे बात करने के लिए जाहिर सी बात है कि वो भी जो है आपकी भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगी कि आपका संस्कृति जो है और बढ़ेगी, यानी कि आपका जो है देश में जो है विविधता को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, अपनी मातृभाषा में बोलना सही है। नेक्स्ट है, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो सन 2012 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए, AD 2012, AP 2012, BC 2012, EC 2012 किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो ये आसान सा प्रश्न है। AD 2012 जो सन है इसे एनो डोमिनी ही कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, AD हम लोग कहते हैं 2012 AD लिखा जाता है, हालांकि इसमें आगे दे दिया गया है AD 2012, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। BC कभी नहीं होगा क्योंकि BC जो है ईसा पूर्व में चला गया। ठीक है, जो कि समय उल्टा उस समय चलता था, टाइम जो है जैसे 583 के बाद 584 आता था, 84 अभी आता है, लेकिन उस समय जो है 82 आता था, 82 आता था। ठीक है, तो BC वो था। और एक जब आया, एक ईस्वी हुआ 1 AD। ठीक है, एक ईस्वी 1 AD से जो है सीधा चलने लगा टाइम, 1 2 3 इसे करके जो है बढ़ते गया, और वर्तमान में जो है क्या है 2025 है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पट्टाचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो सर्पिल पट्टाचार्य का क्या लाभ है? आपके ऑप्शंस है, अंतर्वस्तु थीम आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं को संधारण, सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। सर्पिल जो होती है, सर्पिल पट्टाचार्य, इसका जो है कौन सा लाभ होता है? इससे लाभ यह होता है कि गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए जो है संकल्पनाओं का संधारण होता है, यानी जो है इसके किसी भी विषय के प्रति जो है गहन समझ बनती है, और ये जो है लंबे समय के लिए जो है आपको ये आपके दिमाग में बनी रहती है, आप इसके बारे में जो है जल्दी भूलते नहीं है। ठीक है, इसका यही फायदा होता है। तो देखिए हमने क्वेश्चन 90 तक कंप्लीट कर लिया है, तो 18 नवंबर 2012 को पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फिर से जो है इसके नए जो है दूसरे पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर को लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, कमेंट करें। धन्यवाद। तो देखिए हमने जो है 18 नवंबर 2012 के पेपर को कंप्लीट कर लिया है। इससे संबंधित जितने भी CDP के क्वेश्चंस थे और SST के क्वेश्चंस थे हमने उसे कंप्लीट कर लिया है, और क्वेश्चंस
1 से लेकर आपका 90 तक जो है CDP और SST के क्वेश्चन रहते हैं पेपर 2 में, ठीक है। तो इसके पश्चात जो है आपके लैंग्वेज वाला सेक्शन आता है, और यदि आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, लाइव क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो एक वीडियो अपलोड किया गया है स्टेट पेपर 2 का और सीटेट पेपर 1 का भी, तो उसे देख ले ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और आपका एग्जाम अच्छे से हो पाए, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक के कारण जो है बहुत से बच्चे सीटेट में फेल होते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो है रिकमेंड करूंगी चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।